नमस्कार बच्चों। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग कक्षा 9वीं के अंतर्गत हम बीमार क्यों पड़ते हैं पढ़ रहे थे। इसमें पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि रोग है क्या, रोगों के प्रकार क्या हैं और रोग हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं। रोगों के प्रवेश करने के कौन कौन से माध्यम हैं, जैसे हवा, जल, शरीर के द्वारा, विभिन्न जानवरों के द्वारा। बच्चों, इसी के अंतर्गत आगे देखते हैं। अब आती है रोग विशिष्ट विधियां, कि किसी खास रोग के लिए जो विधियां हैं। तो रोगों के रोकथाम का उचित उपाय है। बच्चों, हम लोग आप लोगों ने इम्यून सिस्टम WBC के बारे में पिछले चैप्टर में उत्तक में आप लोगों ने पढ़ा है। तो WBC क्या करता है, हमारे शरीर में रहता है और हमारे शरीर की कह सकते हैं वो सेना है। शरीर के अंदर जैसे ही कोई अनवांटेड मटेरियल प्रवेश करता है तो हम लोग का शरीर उससे लड़ता है। लेकिन जब संख्या कम रहती है तब तो हमारा शरीर उससे लड़ जाता है और हमें उस रोग से छुटकारा दिलाता है। या कभी कोई रोग हो जाता है तो उस रोग को हमारा शरीर पहचान करके रखता है और बाद में जब कभी वो रोग होता है तो हमारा शरीर उसके विरुद्ध लड़ता है। तो इसके लिए बच्चों, हमारे कुछ रोगों के लिए तो हमारा शरीर लड़ता है, पर बहुत सारे ऐसे रोग हैं तो जब तक हमारे शरीर में उसके कीटाणु जाएंगे नहीं, हमारा शरीर उसे पहचानेगा नहीं, तो लड़ेगा कैसे। तो ये पहचानवाने का काम कौन करेगा। तो ये एक रसायन के द्वारा किया जाता है जिसे टीकाकरण कहते हैं। तो बड़ों में भी कई विधियां हैं टीकाकरण की, कई के अगेंस्ट किए जाते हैं और बच्चों में बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं। अब आता है टीकाकरण है क्या। तो इस विधि में रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिए जाते हैं, यानी रोगाणु कम मात्रा में, रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीवी हैं कम मात्रा में शरीर में हमारे डाल दिए जाते हैं। रोगाणु के प्रवेश करते ही प्रतिरक्षा तंत्र, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, यहाँ दिया आपको समझने के लिए दिया जा रहा है कि धोखे में आ जाता है और उस रोगाणु से लड़ने वाली विशिष्ट कोशिकाओं का उत्पादन आरंभ कर देता है। जैसे ही वो प्रवेश करते हैं रोगाणु, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उसको पहचानता है और उसके लिए एक विशिष्ट कोशिका का निर्माण करता है। यहाँ बच्चे लॉक एंड की से समझ सकते हैं, ताले और चाबी से समझ सकते हैं कि हर ताले के लिए अलग अलग चाबी बनी होती है ना। एक ही चाबी से सारे ताले खुल जाते हैं नहीं ना। तो हर ताले की जैसे चाबी अलग है, उसी तरह हर रोग के लिए अलग अलग विशिष्ट कोशिका होती है। तो वो विशिष्ट कोशिका जब हमारे शरीर में बन जाती है, उस रोग के रोगाणु जब आते हैं तो तुरंत हमारा शरीर उस रोगाणुओं को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है उस रोगाणु के अगेंस्ट, और फिर उस रोग से हमें छुटकारा मिलता है। तो टीकाकरण यही कार्य करता है कि कम मात्रा में रोगाणुओं को या उसके द्वारा उत्पादित केमिकल को हमारे शरीर में डाला जाता है। हमारा शरीर उससे लड़ करके हमारा प्रतिरक्षा तंत्र विशिष्ट कोशिकाओं को बना के रखता है, यानी हर ऐसे विशिष्ट रोग के लिए विशिष्ट कोशिका होती है और उसके अगेंस्ट हमारा शरीर समय आने पे लड़ता है जब वो रोगाणु प्रभावित करते हैं। तो बच्चों, देखते हैं कि किस किस बीमारियों के अगेंस्ट टीकाकरण होता है या टीके विकसित किए गए हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ किस किस बीमारी के लिए टीके विकसित किए गए हैं। टेटनस, डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, क्षय रोग के लिए टीके उपलब्ध हैं। क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं बच्चों। पोलियो से तो सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं अब, लेकिन हमारे देश से करीब करीब पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। बच्चों को DPT का टीका डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटनस यानी 3 रोगों के लिए एक साथ लगाया जाता है। हेपेटाइटिस A के लिए भी टीका उपलब्ध है। 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों को यह दिया जाना चाहिए। रैबीज का विषाणु कुत्ते, बिल्ली, बंदर या खरगोश के काटने से फैलता है। रैबीज का वैक्सीन मनुष्य तथा पशु के लिए भी उपलब्ध है। अब तो बच्चों कोरोना का भी टीका आ गया है और इसे भी दिया जा रहा है।
बच्चों, कुछ रोगों के टीके हैं जो हमारे पूरे जीवन पर्यंत में एक ही बार लगते हैं, जैसे टेटनस है, डीपीटी है। लेकिन कुछ के टीके जो हैं समय-समय पर मतलब कुछ ही दिनों के लिए कार्य करते हैं। उसमें से एक है टाइफाइड। टाइफाइड का जब आपको वैक्सीन लगता है तो साल 2 साल तक ही वो कार्य करता है, यानी उसके बाद फिर टाइफाइड अगर होता है उसके बाद तो आपको फिर लगाने की आवश्यकता पड़ती है। बचपन में आप जब बच्चे रहे होंगे तो ऐसे बहुत सारे टीके आपको लगाए गए होंगे। आप तो छोटे थे, आपको याद नहीं होगा, तो अपनी मम्मी से पूछिए कि मम्मी जो मुझे टीके लगे थे क्या वो टीके का लिस्ट है? और नहीं तो अपने आस-पास के पीएचसी में जाइए और ऐसे कौन-कौन से बच्चों को टीके लगाए जाते हैं बचपन में, कितने महीने पे कौन से टीके लगाए जाते हैं। बच्चों, इसकी जानकारी ज़रूर इकट्ठा कीजिए, तब आपको इन टीकों के बारे में और विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो ऐसी एक रिपोर्ट आप ज़रूर तैयार करिए। बच्चों, ये चैप्टर टीकाकरण तक आने से ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो रहा है। हम समझते हैं हम कैसे बीमार पड़ते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, बीमार होने के कौन-कौन से कारण हैं, कौन-कौन सी दवाइयाँ ली जानी चाहिए, बहुत कुछ इस बीच आप लोगों ने सीखा, जाना और समझा। चलते हैं, देखते हैं, कुछ प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि आप इस चैप्टर को जो मैंने पढ़ाया आप लोग समझे हैं या नहीं, उसके उत्तर देने में आप सक्षम हैं कि नहीं। तो देखते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है। आपके ऑप्शन है, पहला मानसिक तनाव से, दूसरा रोग से, तीसरा रोग एवं मानसिक तनाव से, चौथा बैक्टीरिया एवं वायरस से। बच्चों, आपको क्या लगता है कौन सा जवाब सही होगा? देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बच्चों, इसका उत्तर है रोग एवं मानसिक तनाव से। हम लोग परिभाषा में पढ़े भी तो थे इसको कि जब रोग और मानसिक तनाव दोनों ना हो तब हम स्वस्थ माने जाएंगे। बच्चों, तीसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है। पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा ऑप्शन है पोलियो, तीसरा है टाइफाइड, चौथा है क्षय रोग। बच्चों, अभी तो हम लोग पढ़े हैं, कौन सा आंसर होगा? देखते हैं इसको। आंसर है मलेरिया। अब प्रश्न 4 को देखते हैं। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है। क मलेरिया, ख टेटनस, ग मोटापा, घ हेपेटाइटिस। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? बच्चों, उत्तर इसका क्या होगा? उत्तर होगा घ हेपेटाइटिस। पांचवा प्रश्न है बच्चों, एड्स का कारक है फंजाई, प्रोटोजोआ, एचआईवी या बैक्टीरिया। बच्चों, क्या आंसर होगा? अभी तो एड्स के बारे में पढ़े थे हम लोग। इसका आंसर होगा एचआईवी। ग ऑप्शन सही है। बच्चों, अब एक एक्सप्लेन करने वाला थोड़ा प्रश्न है और थोड़ा सोच कर जवाब देने वाला प्रश्न है। ये सीधा सीधा प्रश्न नहीं है, यानी ये आप प्रश्न का उत्तर दे पाइएगा जब अपने आसपास को बेहतर तरीके से अवलोकन कीजिएगा। प्रश्न है, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। पता करो कि वे अपने आप को बीमार होने से कैसे बचाते हैं। यानी आपको ये पता करना है कि हम लोग तो कह रहे हैं ना कि भीड़ से में नहीं जाएंगे, संक्रमित व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे तो बच जाएंगे, लेकिन डॉक्टर नर्स तो दिन रात रोगी के साथ ही रहते हैं, तो वो अपने आप को कैसे बचाते हैं? बच्चों, देखते हैं इसका उत्तर क्या क्या हो सकता है। उत्तर है डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा निम्नलिखित सावधानियां बरती जाती हैं। तो बच्चों, देखिए कौन कौन सी वो सावधानी बरतते हैं। पहली सावधानी है कि बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने पर वो मास्क पहनते हैं। दूसरा है संक्रमित स्थान में रहने पर स्वयं को ढक कर रखना। तीसरा है स्वच्छ पानी पीना, स्वस्थ तथा पौष्टिक भोजन खाना
उचित साफ सफाई तथा व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करना। बच्चों, तो डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी जो भी रहते हैं, वो इसीलिए संक्रमित व्यक्ति के पास से या हॉस्पिटल से आते हैं। अगर उनके घर की उनकी दिनचर्या देखिएगा तो हॉस्पिटल से आने के बाद डॉक्टर और नर्स जरूर अपने घर में स्नान करते हैं, इसलिए कि अगर किसी तरह का उनके कपड़े पे इन्फेक्शन के कीटाणु आए होंगे तो वो धुल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ऐसी छोटी छोटी स्वच्छता की बातों का ध्यान रखकर डॉक्टर और नर्स सुरक्षित रहते हैं और लगातार हमारी और आपकी सेवा करते रहते हैं। तो हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो हैं तभी हम स्वस्थ हैं। बच्चों, ये तो कुछ सवाल के जवाब थे इस चैप्टर के अंतर्गत। बच्चों, हम बीमार क्यों होते हैं, इस चैप्टर को तो ख़त्म कर लिया हम लोगों ने, बहुत कुछ जाना। पर बीमार होने का जो एक बहुत बड़ा कारण है, जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उसमें मिलावट भी होती है। तो हमारे खाद्य पदार्थों में जो मिलावट है उसे भी हमें ज़रूर जानना चाहिए, और उस मिलावट से हम बहुत सारी बीमारियों से प्रभावित होता है। WHO का भी कहना है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट अगर नहीं रोकी गई तो हम कैंसर और ऐसी कई भयंकर बीमारियों से पीड़ित रहेंगे, लीवर की बीमारियों से प्रभावित रहते हैं। तो बच्चों, हम क्यों बीमार पड़ते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इस अध्याय में हम लोग इन सारी बातों को जाने। तो अपने लाइफ में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। अगली कक्षा में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।